दोस्तों, मुंबई के परेल इलाके के अंदर एक बहुत पुरानी सोसाइटी थी जिसका नाम था दत्त कृपा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इस सोसाइटी का रीडेवलपमेंट होना था। इस रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एक नामचीन बिल्डर थे मुंबई के जिनका नाम था महेंद्र खानविलकर। उन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट मिला था उस सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करने का। मुंबई में कई सालों से महेंद्र खानविलकर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर थे। ये बात है करीब 2002 की। महेंद्र खानविलकर का एक दिन फोन बजा। फोन के ऊपर था सुरेश मंचेकर। 2002 तक सुरेश मंचेकर एक नामी गैंगस्टर बन चुका था। मुंबई, थाने और कल्याण के लोग सुरेश मंचेकर के एक्सटॉर्शन कॉल्स को सीरियसली लिया करते थे, उसे डरा करते थे। लेकिन पिछले 7-8 सालों के अंदर थाने पुलिस और स्पेशली रविंद्र आंग्रे की तरफ से मंचेकर गैंग के कई गुंडों को मार गिराया गया था। लोगों को अब यह लगने लगा था कि मंचेकर गैंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगर कुछ थोड़ी बहुत पावर मंचेकर गैंग की बची होगी तो ठाणे और कल्याण के इलाके के अंदर बची होगी। ऐसा एक जनरल परसेप्शन लोगों के अंदर फैला हुआ था। सुरेश मंचेकर को अपनी दहशत मुंबई के अंदर री एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ बड़ा कांड करने की जरूरत महसूस होने लगी थी। सुरेश मंचेकर ने महेंद्र खानविलकर को, जिस बिल्डर की मैंने बात की थी, उसे फोन किया और 15 लाख रुपए का प्रोटेक्शन मनी मांग लिया। उतना ही नहीं तो जो सोसाइटी रीडेवलप हो रही थी उस सोसाइटी के अंदर एक फ्लैट भी सुरेश मंचेकर ने एज अ प्रोटेक्शन मनी मांग लिया। महेंद्र खानविलकर ने फोन के ऊपर ही पैसा और फ्लैट दोनों चीजें देने से मना कर दिया। सुरेश मंचेकर वैसे भी ढूंढ रहा था कुछ ना कुछ, एक चांस ढूंढ रहा था कोई बड़ा कांड करने का, ताकि लोगों में उसकी दहशत वापस आ जाए, और वो चांस उसे मिल चुका था महेंद्र खानविलकर की तरफ से। सुरेश मंचेकर के घर पे एक मीटिंग हुई उसके खास लोगों की। उस मीटिंग के अंदर उसकी मां भी शामिल थी, मंचेकर की मां लक्ष्मीबाई भी शामिल थी, जिसकी उम्र उस वक्त की 72 ईयर्स। और फिर तय हुआ कि महेंद्र खानविलकर को मारना होगा। 22 मार्च 2002 का वो दिन था। महेंद्र खानविलकर और उसका असिस्टेंट दीपक सावंत, ये दोनों लोग परेल के अंदर एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था समर्थ निवास। इस समर्थ निवास नाम की बिल्डिंग के अंदर कुछ काम से आए हुए थे। ये जो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग समर्थ निवास, ये शिरोडकर मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट ही थी। पूरा इलाका बहुत ही भीड़ भाड़ वाला था। लेकिन ऐसे इलाके के अंदर भी अराउंड दोपहर के 1:30 बजे का टाइम था, और इस टाइम के ऊपर अमोल विचारे और शशिकांत बिरजे नाम के दो लोग बाइक के ऊपर आए, उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचे और तुरंत ही उन्होंने महेंद्र खानविलकर के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। खानविलकर को कहीं भागने का या अटैक करने का कोई मौका मिला ही नहीं। खानविलकर के ऊपर जो अटैक हुआ था ये देखकर उसका असिस्टेंट दीपक सावंत आगे आया खानविलकर को बचाने के लिए, लेकिन दीपक सावंत के ऊपर भी बहुत सारी गोलियां दागी गई। दोनों खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर चुके थे। पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर मैसेज भेजा गया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने इन दोनों को नजदीक के केईएम हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर दिया था। भोईवाड़ा पुलिस के स्टेशन ऑफिसर शाहजी नरसुदे और वहां के इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल, ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। महेंद्र खानविलकर पुलिस के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुके थे, लेकिन दीपक सावंत जिंदा था। पुलिस ने दीपक सावंत का बयान ले लिया। उसने दीपक सावंत ने अटैकर्स का हुरिया भी बता दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसका जो बयान था, रिटर्न स्टेटमेंट उसका जो था, उसके ऊपर पुलिस ने दीपक सावंत की सिग्नेचर भी ले ली थी। आगे जाकर केस के अंदर आगे जाकर ये बयान और उस बयान के ऊपर जो सिग्नेचर की हुई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस बनी। ये पूरी डिटेल्स बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो केस फाइल की गई थी उस केस के ब्रीफ के अंदर है, जिसका नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर मेंशन किया गया है।
सुरेश मंचेकर और उसकी गैंग की दहशत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। थाने पुलिस, मुंबई पुलिस और स्पेशली असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र आंग्रे ने सुरेश मंचेकर को पकड़ना अपना मिशन बना लिया था। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि मंचेकर का कोडवर्ड है महाराज। पुलिस हर एक उस व्यक्ति को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मंचेकर गैंग से संबंध हो। खानविलकर मर्डर केस के अंदर तो पुलिस ने सुरेश मंचेकर की मां लक्ष्मी बाई को भी अरेस्ट कर लिया था। मंचेकर गैंग का एक आदमी संतोष नाइक पुलिस के रडार पर था। पुलिस कॉन्स्टेंटली संतोष नाइक के फोन कॉल्स को ट्रेस कर रही थी। मोबाइल फोन्स उस जमाने में भारत के अंदर आम हो चुके थे। अब तक पुलिस मंचेकर गैंग के कॉल्स ट्रेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि कॉल्स पब्लिक टेलीफोन बूथ से लैंडलाइन से किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडिया के अंदर मोबाइल्स आम होते गए, अंडरवर्ल्ड ने भी मोबाइल को अपना लिया था और इसीलिए क्योंकि अंडरवर्ल्ड अब मोबाइल से कॉल करता था तो उनका लोकेशन ट्रेस करना अब पुलिस के लिए बहुत आसान हो चुका था। लेकिन सुरेश मंचेकर ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। मंचेकर गैंग की तरफ से जितने एक्सटॉर्शन कॉल्स किए जाते थे अलग अलग बिल्डर्स को और बिजनेसमैन को, वो कॉल्स सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स के ऊपर ही आते थे, यानी कि सिर्फ सैटरडे और संडे के अंदर ही ये एक्सटॉर्शन कॉल्स किए जाते थे। सारे एक्सटॉर्शन कॉल्स का लोकेशन गोवा दिखाया जाता था। मामला यह था कि हर सैटरडे संडे सुरेश मंचेकर गोवा जाता था। गोवा के किसी ना किसी 5 स्टार होटल के अंदर रूम बुक करके वो वहां पे चेक इन करता था और वहां से एक्सटॉर्शन कॉल्स किए जाते थे। उसके पास 24 सिम कार्ड थे और उन सिम कार्ड से ये एक्सटॉर्शन कॉल किए जाते थे। जैसे ही ये कॉल पूरा होता था वो सिम कार्ड बंद कर देता था। अब दिक्कत ये थी कि पुलिस को लोकेशन तो मिल जाती थी कॉल्स की, राइट, लेकिन ये कॉल्स की लोकेशन पुलिस को मिलती थी मंडे को। इसका कारण यह था कि सैटरडे और संडे सारे टेलीकॉम कंपनीज के, सारे मोबाइल कंपनीज के ऑफिसेस बंद हुआ करते थे और इसीलिए लोकेशन मिलती थी मंडे को। और जब तक पुलिस को लोकेशन मिल जाती थी तब तक सुरेश मंचेकर गोवा से निकल चुका होता था। गोवा से महज 100 किलोमीटर के ऊपर कर्नाटक के अंदर की एक सिटी है बेलगांव। इस बेलगांव के अंदर सुरेश मंचेकर रहा करता था। पुलिस ने कम से कम गोवा की 50 ट्रिप्स कर ली होगी। रविंद्र आंग्रे और उसके साथियों ने गोवा की कम से कम 50 ट्रिप्स कर ली होगी, लेकिन उनके हाथ कभी कुछ नहीं लगा। सुरेश मंचेकर का जो ठिकाना था बेलगांव का, उसके बारे में पुलिस को कोई खबर नहीं थी। मंचेकर गैंग के खास आदमी का, सुरेश नाइक का एक फोन कॉल ट्रेस किया गया पुलिस की तरफ से और लोकेशन मिली बेलगांव की। पुलिस को लगा कि पुलिस को अभी एक ब्रेक थ्रू मिल चुका है। पुलिस जब बेलगांव पहुंची, उस एड्रेस के ऊपर जिस एड्रेस से फोन कॉल किया गया था, उस एड्रेस के ऊपर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि यह एड्रेस तो एक पब्लिक टेलीफोन का है। आसपास जब पता उन्होंने इंक्वायरी की पुलिस ने, तो उन्हें एक बहुत बड़ा बंगला दिखा। वो जो बंगला था, ये बंगला था एक इंसान का जिसका नाम था शशि शिंदे, जो कि एक बहुत बड़ा मैंगो ट्रेडर था, आम का व्यापारी था। जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शशि शिंदे बहुत ही रईस आदमी है और वो बाकी किसी से नहीं मिलता है। पुलिस के हाथ फिर एक बार निराशा लगी। पुलिस हाथ हिलाते हुए खाली हाथ बेलगांव से वापस मुंबई आ गई। लेकिन दोस्तों, ये जो मैंगो ट्रेडर था शशि शिंदे, ये दूसरा और कोई नहीं बल्कि सुरेश मंचेकर ही था। सुरेश मंचेकर ने अपनी 2 आइडेंटिटीज बनाई हुई थी और बेलगांव में रहते वक्त वो एज अ शशि शिंदे रहता था। वहां पर दिन बीते जा रहे थे, महीने बीते जा रहे थे, लेकिन पुलिस को कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। पुलिस उसकी जो मां थी, मंचेकर की मां और उसकी बहन, उससे ज्यादा कुछ उगलवा नहीं पा रही थी क्योंकि औरत होने का उन्हें बेनिफिट मिलता था।
पुलिस उन्हें कभी थर्ड डिग्री नहीं दे पाती थी, उन्हें ज्यादा देर तक अरेस्ट कर नहीं रख पा रही थी, उन्हें छोड़ना पड़ता था। अगस्त 2003 में संतोष नाइक का एक फोन कॉल पुलिस ट्रेस कर रही थी और उस कॉल को सुन रही थी। संतोष नाइक ने यह कॉल किसी बड़े बिल्डर को किया था पैसे मांगने के लिए। कॉल पर संतोष नाइक ने अपनी पहचान बताई एज अ महाराजा। पुलिस को तो अब तक यही लग रहा था कि मंचेकर का नाम महाराजा है, लेकिन इस कॉल को सुनने के बाद पुलिस को पता चला कि सुरेश मंचेकर का नाम महाराजा नहीं है, संतोष नाइक का नाम महाराजा है। उसी कॉल के ऊपर संतोष नाइक ने उस बिल्डर से कहा कि वो उसकी बात सुरेश मंचेकर से करवाएगा। ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा अलर्ट था। उन जमाने में जब मोबाइल के अंदर प्रीपेड कार्ड हुआ करता था तो उस प्रीपेड कार्ड के ऊपर कॉल फॉरवर्ड करने की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। अगर संतोष नाइक ने फोन के ऊपर कहा है उस बिल्डर को कि वो सुरेश मंचेकर से उनकी बात करवाएगा, इसका मतलब संतोष नाइक सुरेश मंचेकर के साथ ही है। वो दिन था 15 अगस्त 2003 का। पुलिस को यह कंफर्म रिपोर्ट थी कि संतोष नाइक महाराष्ट्र के कोल्हापुर नाम की सिटी के अंदर है। पुलिस तुरंत एक्शन में आई। रविंद्र आंग्रे और उनकी टीम तुरंत कोल्हापुर के लिए रवाना हो गई। रविंद्र आंग्रे कोल्हापुर पहुंचने से पहले ही आंग्रे का खबरी नेटवर्क एक्टिवेट हो चुका था और उन्हीं के एक खबरी ने ये बात कंफर्म की थी कि उन्होंने सुरेश मंचेकर को कोल्हापुर में देखा हुआ है। कोल्हापुर एक बहुत बड़ा शहर है। इतने बड़े शहर के अंदर सुरेश मंचेकर को कहां ढूंढेंगे, ये सवाल पुलिस को सता रहा था। अगर बहुत ज्यादा नाकाबंदी की गई और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो कहीं सुरेश मंचेकर कोल्हापुर छोड़ के भाग ना जाए, यह डर भी पुलिस को सता रहा था। और यहां पर रविंद्र आंग्रे का खबरी नेटवर्क काम कर गया। आंग्रे के खबरी ने सुरेश मंचेकर को कोल्हापुर के बस स्टैंड के इलाके में देखा हुआ था। मंचेकर बहुत ही चालाक था, अपना हुरिया बदलने में माहिर था। कोल्हापुर के उस एरिया के अंदर, बस स्टैंड के एरिया के अंदर जहां पे बहुत सारी भीड़ भाड़ है, ऐसा ही इलाका उसने जानबूझकर चुना था। वो कपड़े भी उन्होंने इतने सिंपल कपड़े पहने हुए थे कि वो आसानी से भीड़ के अंदर वो घुल मिल जाए। उसने तो ये भी सोचा था कि इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस कभी भी एनकाउंटर नहीं करेगी, कई मासूम लोग मर सकते थे, भगदड़ के अंदर कई लोगों की जान जा सकती थी, इसलिए ऐसा रिस्क तो पुलिस कभी लेगी नहीं और इसीलिए जानबूझकर वो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही रह रहा था। सारे पुलिस ऑफिसर सिविल कपड़ों में थे। वो बस स्टैंड के आसपास के इलाके के अंदर फैल गए। जब कोई भी पुलिस ऑफिसर बहुत महीनों से, बहुत सालों से किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर अंडरवर्ल्ड डॉन के ऊपर पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं ना, तब उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे ही इंट्यूशन के ऊपर रविंद्र आंग्रे भरोसा रखकर आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने एक वाइट कलर की टाटा सुमो कार आई हुई थी। उस टाटा सुमो कार से जो इंसान नीचे उतरा वो बहुत ही मामूली, बहुत ही सामान्य था दिखने में, लेकिन रविंद्र आंग्रे का सिक्स्थ सेंस उसे बार बार चिल्ला कर कह रहा था कि यही मंचेकर है। रविंद्र आंग्रे के पास कंफर्मेशन नहीं था और इसीलिए वो डायरेक्ट एक्शन नहीं ले पा रहे थे। रविंद्र आंग्रे ने अपने खबरी को वापस एक बार फोन किया और उसने कहा कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि ये एग्जैक्टली यही सुरेश मंचेकर है कि नहीं है। खबरी ने सामने से बोला, साहब क्या उस इंसान ने पैरों में नीले कलर की हवाई चप्पल पहनी है? और सच में उस टाटा सुमो से उतरे हुए मामूली इंसान ने पैरों के अंदर नीले कलर की हवाई चप्पल पहनी हुई थी। रविंद्र आंग्रे को कंफर्मेशन मिल चुका था। उन्होंने तुरंत पूरी टीम को अलर्ट कर दिया। पूरी पुलिस फोर्स ने उस टाटा सुमो को
और सुरेश मंचेकर को चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ भाड़ वाला इलाका था और इसीलिए उस एरिया से बाकी सारे लोगों को दूर किया गया। सुरेश मंचेकर अब बुरी तरह से फंस चुका था। निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। टाटा सुमो के दरवाजे का कवर लेकर सुरेश मंचेकर ने अपने पर्सनल रिवॉल्वर से पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस के ऊपर जैसे ही फायर हुआ, पुलिस ने रिटर्न फायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि कई सालों बाद सुरेश मंचेकर हाथ लगा हुआ था और इतने बड़े गैंगस्टर के लिए पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। पुलिस की तरफ से रिटर्न फायर किया गया और उस रिटर्न फायर के अंदर सुरेश मंचेकर मारा गया। रविंद्र आंग्रे के 52 एनकाउंटर्स, 52 एनकाउंटर्स पूरे हो चुके थे, लेकिन इन पूरी लिस्ट के अंदर सबसे हाई प्रोफाइल एनकाउंटर अगर कोई था तो वो था सुरेश मंचेकर। इस केस के अंदर लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से कई सवाल पुलिस के ऊपर उठाए गए थे। जो लोग सुरेश मंचेकर को पर्सनली जानते थे, उन्हें पता था कि अगर मंचेकर चारों तरफ से अगर घिर गया हो तो वो पुलिस के ऊपर फायर करने की बेवकूफी कभी नहीं करेगा। कई लोगों का तो यह भी मानना था कि मंचेकर ने तो सरेंडर कर दिया था, पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गोली मार दी और उसे एनकाउंटर बता दिया। कहानी जो भी हो, 15 अगस्त 2003 के दिन थाने और कल्याण के व्यापारियों को, बिल्डर्स को, ज्वेलर्स को, डॉक्टर्स को मंचेकर के आतंक से आजादी मिल चुकी थी। महज 39 साल की उम्र में, 39 इयर्स की उम्र में एक बहुत ही होशियार और होनहार इंसान का जीवन समाप्त हो चुका था। यही होशियारी अगर उसने सही रास्ते के ऊपर इस्तेमाल की होती, कानून का रास्ता अपनाया होता, मेहनत का रास्ता अपनाया होता, तो ये इंसान अपनी जीवन में बहुत कुछ बड़ा कुछ कर पाता। क्राइम का रास्ता हमेशा उस इंसान के लिए और उसके परिवार के लिए दुख भरी जिंदगी ही लेकर आता है। 1994 में एक कुछ घटना हुई थी जिसके अंदर सुरेश मंचेकर घायल हुआ था। उसे केईएम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया था और उस हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स थी जिस नर्स का नाम था सुप्रिया। सुरेश मंचेकर का इलाज करते करते ये नर्स सुप्रिया सुरेश मंचेकर के प्यार में पड़ गई और दोनों ने शादी कर ली थी। उन्हें एक बेटा भी था जिसका नाम था विनायक। सुरेश मंचेकर के एनकाउंटर के बाद, सुरेश मंचेकर के जाने के बाद उसकी बीवी और उसका बेटा ये दोनों अंडरवर्ल्ड की दुनिया से दूर गए। आज ये दोनों मुंबई के मुलुंड इलाके के अंदर एक आम आदमी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी सुरेश मंचेकर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो याद से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।